कॉम्पिटेंसी का इशू था। हम लोग जो अच्छे कंसल्टेंट बन सकते थे, हमने सर्टिफिकेशन का शुरू किया। जो अच्छे सर्टिफिकेशन का काम कर सकते, पता चला उसमें से कुछ एसेसर हो गया लोग। तो जो आदमी जो काम अच्छा ढंग से कर सकता, वो करना नहीं शुरू कर अपग्रेड करते हैं। इसमें सब खराब है, मतलब सभी ने मिलकर खराब किया है। कंसल्टेंट्स जो काम करना नहीं चाहते, क्लाइंट जो पे करना नहीं चाहते, और सर्टिफिकेशन बड़ी जो इजी बनी चाहती है। ये तब है जब पांडव लौट के आ गए हैं और वनवास पूरा करके, अज्ञातवास पूरा करके, तब की ये कविता है। और तिरछे शब्द में उसकी चर्चा की गई है। उसमें है, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सबसिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बताने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर सुन उसाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में, जो हम एर्थ हाउस एंटरटेनमेंट के तत्वाधान में करते हैं और जिसका टाइटल है द माइंड टॉक्स। आपको याद होगा, मैं हर बार कहता हूं, आज फिर से रिपीट करता हूं, माइंड टॉक में यूनिक स्टोरी लाने की कोशिश होती है। वाबी सतोरी स्टूडियो में जो ये पॉडकास्ट चलता है, वाबी सतोरी की फिलॉसफी यही है कि एक यूनिक स्टोरी लाया जाए इस पॉडकास्ट के जरिए। तो आज की जो पर्सनालिटी है वो बड़े ही लाजवाब पर्सनालिटी हैं। मैं उनको बड़े ही तरह से डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो सही होगा। वो पितामह है आईएसओ फील्ड के। आप में से जो भी आईएसओ सिस्टम सर्टिफिकेशन जानते होंगे, उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा ये पितामह है इस फील्ड के। साथ ही साथ, या मैं कहूँ सबसे ऊपर अगर मैं जो बात कहना चाहूँगा, वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और फिर कुछ और अगर उनकी तारीफ करूँ तो वो एक पोइट भी हैं। और जब मैं पहली बार इनकी पोइट्री सुना, बहुत पहले की बात है, आज से 10 साल पहले, हिमाचल की वादियों में, और रामधारी सिंह दिनकर जी की इन्होंने एक पोइट्री सुनाई थी, वो सुन के जो मज़ा आया कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनको बहुत दिनों से चाहता था कि हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में आए और हमारी इनसे कुछ वार्तालाप हो। तो आज का वो सौभाग्यशाली दिन है जहाँ पर हमारे साथ ये मेहमान आए हुए हैं। इन मेहमान का नाम है, हम इनको प्यार से कहते हैं आरबी सिंह साहिब। ये अपना नाम और अपने बारे में डेफिनेटली आपको बताएंगे, तो मैं आपको ले चलता हूँ सिंह साहिब की तरफ। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आरबी सिंह साहब के नाम से बुलाता हूँ। आप बताओ सर, आपका पूरा नाम क्या है और आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू की? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूं, आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने का। थैंक यू। और अपने बीच बैठने का, बातें करने का मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का पल है। मैं तो शायद पहली बार बैठा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा नाम, पूरा नाम रवि भूषण सिंह है, आरजे सिंह, शॉर्ट में लोग आरजे सिंह कहते हैं। और डिपेंड करता है किस ग्रुप में हूँ, कुछ लोग रवि के नाम से जानता है, कुछ रवि भूषण के नाम से जानता है, कुछ लोग भूषण जी बोलता है। मैं अगर अपने बारे में ब्रीफ करूँ तो मैं बिहार से हूँ, एक जिला है सिवान। बचपन हमारा गांव में भी था और गांव से ही हमारी स्कूलिंग हुई। +2 में मैं छपरा आ गया था, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी थी भागलपुर से। गांव की विशेषता है, बहुत ही एजुकेटेड गांव है। सिवान में गोरिया कोठी जो मेरा गांव है, गोया कोठी, गोरिया कोठी गांव, गोरिया कोठी, अच्छा। वो वहाँ 1961 का हाई स्कूल खुला हुआ है, 1960s में। and it was inaugurated on the same day when BHU was inaugurated in वाराणसी। Okay. बसंत पंचमी 1916 को स्थापना हुई थी बीएचयू की। और हमारे स्कूल का भी, हाई स्कूल का भी उद्घाटन हुआ था सन 1916 में। बसंत पंचमी के दिन एक परिवार है वहाँ पे, काफी आगे परिवार था, उसी परिवार के लोग, तो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में है, हमारे स्थानीय विधायक भी हैं। फिर उन्होंने कॉलेज खुलवाया था उसी परिवार के 1972 में। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है मेरे गांव में, करीब 53-54 साल पुराना। तो एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत पहले से था। मैट्रिकुलेशन पास करना हमारे
प्री इंडिपेंडेंस बहुत लोगों ने पास किया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि उसी गांव से ही आए। और गांव में टाउनशिप कह सकते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। हमारे यहाँ 1957 में बिजली आ गई थी, पढ़ाई लिखाई का माहौल था, सब लोग अच्छे थे, काफ़ी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे। तो दर्शकों, आपने देखा, मैंने आपको बोला ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, और जो बढ़िया इंसान होता है उसको तारीफ कुछ नहीं समझ में आता है, और जो उससे भी और अच्छा इंसान होता है उसको अपने में बुराई नहीं दिखती है। बट इनको मैं बढ़िया ही इंसान कहूँगा, उससे बढ़िया मैं नहीं ले जाना चाहता। आपने बोला आपका गांव हाँ। बड़ा ही पढ़ा लिखा गांव था, जी, क्योंकि बिल्कुल। शुरुआत से वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जी, थे, जी, बिल्कुल। और एक बहुत ही नामी गिरामी फैमिली वहाँ से हाँ, वहाँ बिलोंग से करती है, बिलोंग करती है। जो Actually, आज भी उनकी एक पीढ़ी में कोई वो एमएलए विधायक हैं। उनका कौन है, उनका नाम अगर जान ले तो रमेश शायद। कांत सिंह हमारे विधायक हैं, हाँ, हाँ। दूसरे टर्म के विधायक हैं। उनके पिताजी विधायक थे, उनके दादाजी विधायक थे, हम्म। और उनके परदादा जी सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे। तो आपकी जो हाई स्कूल वगैरह है जी। वो सब बिहार में हुई? हमारी स्कूलिंग बिहार में हुई, इंटर इंटर भी बिहार से हुआ था। उस समय अच्छा, ISC फिर बोलते थे। प्लस ग्रेजुएशन भी वहीं से किया आपने? ग्रेजुएशन छोड़ के मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था। ग्रेजुएशन में था BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में, अच्छा, आपने किससे इंजीनियरिंग की? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से? से किया था। तो वो कहाँ से किया? भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, अच्छा। बिहार गवर्नमेंट का। आपको पता है उस समय कॉलेज तो होते नहीं थे। जी 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 जी। और बिहार में कुल 500 कॉलेज थे और 1000 के आसपास की सीटें थी। हम्म। तो जो सबसे अच्छा होता था वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था। हम्म। तो मैं अच्छा नहीं था, मैं बीच में था। हम्म। 500 रैंक था मेरा, तो मैं मैकेनिकल पढ़ने तो चला आप गया। ग्रेजुएशन भी आपने बिहार से ही किया? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने बिहार से किया था। फिर जॉब के लिए आप बाहर निकले? जॉब के लिए बाहर निकला। पहले तो मैं लेक्चरशिप में था पार्ट टाइम में, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उसके बाद में चला गया था HMT ट्रैक्टर्स में। HMT HMT, बेंगलोर में yes, था। उसके बाद HMT ट्रैक्टर्स में चला गया था, 5 साल में मोटामोटी वहाँ पे काम किए। तो शुरुआत में एक प्रश्न पूछता हूँ सिंह साहब, और ये मैं सारे बिहारियों में देखता हूँ। एजुकेशन बिहार से लिया, फिर पैसा बाहर से कमाए, लेकिन वो भारतीय पहले नहीं कहते, पहले वो बोलते मैं बिहारी हूँ। नहीं। हैं? ये देखिए, ये जो बिहार, आप तो स्टेटिक्स जानते हैं जी। और मैं भी आधा बिहारी हूँ, क्योंकि मैं बनारस को बिलोंग करता हूँ। वो जो क्या नाम है, सेट और सबसेट होता है। जी। हम कैसे कह सकते हैं बिहारी, जब तक हम भारतीय नहीं है, हम बिहारी नहीं तो कहते मैंने सुना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आपने ध्यान दिया होगा, जिस शब्द के का लास्ट वर्ड सिंगल डिजिट में हो, सिंगल अक्षर होता है ना, वहाँ र में होगा, तो वहाँ पर लोग उसको ऐसे बंगाल बंगाली, बिहार बिहारी, मद्रास मद्रासी, ये चीज आप आंध्रा वाले के बारे में नहीं सुनेंगे। अंग्रेजी कोई नहीं बताता, आंध्रा नहीं, तेलंगाना के बारे में नहीं सुनेंगे, यूपी में भी नहीं समझ में सुनेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशी प्रदेश शब्द है। ज्यादातर उसी पर आता है जो 3 शब्द का है ना, जिस प्रदेश का नाम 3 शब्द पे होगा। झारखंड को कोई झारखंडी नहीं बोलता, बिहार के साथ ही बिहारी है, बंगाल के साथ भी बंगाली है, उड़ीसा के साथ उड़िया लोग बोलते हैं, लेकिन उस ढंग से नहीं बोलते। जी। बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको गाली तौर पर लेना शुरू किया, और कुछ लोगों ने अपने को, मतलब एक ढाल है हमारे लिए। मैंने नहीं कहा, लोगों ने मुझे कहना शुरू किया तो बिहारी। ये बात है बेसिकली। हमारे बिहार से 2-3 लोग जरूर हैं, 4 लोग, बाकी सब लोग यहीं के। मैं समझ गया, बट आपकी भावना को थोड़ी चोट करने के लिए मैंने बोला। हंसी मजाक की अभी तो मैं अगला वाले बात आने वाला था, एक बिहारी 100 पे भारी। ये तो बकैती है। तो अब अगर मैं बिहारी में बोलूं कि रवा के बतावा कि कहाँ से आई ली, कहीं ना बकैती, जरा कोनो काम नहीं है, खाली बकैती कर दिन में। अच्छा, ये बकैती वाला बातों के धनी है हम लोग। मैं कुछ नहीं, बिहार से भारी कोई भारी नहीं है। ये सब ये बकवास है। तो चलिए सिंह साहब, अगला आपसे प्रश्न ये है कि आपने माइग्रेशन की बात की, तो आप माइग्रेट हुए HMT के लिए, आप बैंगलोर चले गए, जहां तक मुझे याद है। बेंगलोर में 3 महीने था। मेरी पोस्टिंग हुई थी पिंजौर में। जी। मतलब फिर आपने नौकरी की लगभग कितने साल? नौकरी हमने 11-12 साल की थी। 11-12 साल आपने नौकरी की। मतलब बिहार मैंने छोड़ा था 88 सितंबर में, और 99, आप एक तरह से समझिए कि 11 साल ही मैंने फुल फ्लेज नौकरी करी, अच्छी नौकरी। उससे पहले मैं था कहीं पार्ट टाइम पे। Y2K में आप इधर आ गए? हाँ, Y2K उस समय चला था ना। Y2K मैं आ तो गया था 1994 में गाजियाबाद में। मैंने जगह नहीं बदली, कहीं कुछ नहीं बदला। मैं बस सिर्फ 99 में सितंबर में मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। 2-3 महीने पहले रिलीव कर नहीं रहे थे, हमने कहा मैं रुकूंगा नहीं, तो 99 में छोड़। तो उसके बाद आपने ये सर्टिफिकेशन का बिजनेस शुरू किया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिंह साहब बहुत सारी सर्टिफिकेशन एजेंसी चलाए हैं पहले, और अभी भी चलाते हैं, और ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब हमने शुरुआत करी थी सर्टिफिकेशन की,
तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में उस समय 14-15 कंपनियां थी, फ्रेंचाइजी और वो मिला करके। हाँ। ओरिजिनल कंपनी तो एक आधी हुई थी। हाँ हाँ। तो मैंने शुरू किया था 15 अक्टूबर 2002 को। 15 अक्टूबर 2002 को, तो ऑलमोस्ट 24 साल, अगले साल 25 साल होगा, जो मेरी रिटायरमेंट का टाइम है 25 साल पूरा हो जाएगा, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। तो सिंह साहब आप बताएं मुझे, क्योंकि मैं भी जुड़ा रहा हूँ, हाँ। हालांकि मैं इंडस्ट्री में था, क्या चेंजेस आपको लगते हैं? अब मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा। आप जाएं प्लीज। जब मैं जॉब में था, मेरी पहली ट्रेनिंग आईएसओ में हुई थी, एक दिन की या 2 घंटे की अवेयरनेस एचएमटी में। मुझे लगता है कि 91 रहा होगा। 93 में मैंने, जब मेरा बॉन्ड टूटा, तो मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए आया और उन्होंने पूछा आपको क्या अलग से आता है। मैंने कहा मुझे आईएसओ 9001 आता है। बोले क्या होता है? मैंने उनको बताया। मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ क्वालिटी पॉलिसी पूछा, ये क्या होता है, गुणवत्ता नीति बताएं। तो जो 4 चीजें मैंने बताई, और विश्वास नहीं होगा, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। बोले कि आपको कितना तनख्वाह मिलता है? तो मैंने कहा जी मुझे हाथ में 4400 रुपये मिलता है। बोले कि ठीक है, 8800 का मैं आपको पैकेज दे देता हूँ। ये अलग बात है कि प्राइवेट में पैकेज कैसे बनता है, आपको भी जानकारी है इसको। तो सिर्फ उसके नाम पर मेरी नौकरी वहां से छोड़ करके मैं जॉनसन निकोलसन रांची चला गया था। तो उसके बाद जब मैं यहाँ गाजियाबाद में, मशीन टूल कंपनी थी, वहाँ मेरी जेब में आया काम। और एक कंसल्टेंट होते थे हम लोग कलकत्ता बेस्ड। उस समय 2 लाख रुपये फीस थी कंसल्टेंसी की। वे बैक इन 1993 व्हेन आई वाज गेटिंग 15,000 रुपीज एज जनरल मैनेजर वर्क्स ऑफ दैट कंपनी। आप समझ सकते हैं 2 लाख रुपये कितने बहुत ज्यादा वैल्यू थी। साल भर टाइम भी लग जाता था। वो आदमी के पीछे, मतलब मुझे लगा कि तो बहुत बढ़िया काम है, काम अच्छा भी था। तो 99 में मैंने एक कंपनी छोड़ी थी, एक मार्केटिंग कंपनी बनाई थी, जिसमें मशीन टूल इंपोर्ट करके ताइवान से बेचने का काम था। पैरेलली चूंकि ये काम मुझे आता था, मैंने इस कंसल्टेंसी शुरू करी थी इसकी। और उस समय स्थिति ये थी कि अगर हम किसी के फंक्शन में गए, किसी को बोल देते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि भाई मैं आईएसओ 9001 कंसल्टेंट हूँ, तो 4 लोग मेरे बगल में आ जाते थे। आपको पता है मेरे जो अलीगढ़ वाले फूफा जी हैं, उनकी ताली की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो लोग भी बोल रहे थे लेने के लिए। हमारी तो भी औकात नहीं है, सोचेंगे हम भी 2-3 साल के बाद। तो ये 99, 2000, 2001, 2, 3 कुछ सालों तक चलते रहा। 2004-5 तक कंपनियां करीब 30-35 ऐड हो गई। अब कॉम्पिटेंसी का इशू था। हम लोग जो अच्छे कंसल्टेंट बन सकते थे, हमने सर्टिफिकेशन का शुरू किया। जो अच्छे सर्टिफिकेशन का काम कर सकते, पता चला उसमें से कुछ एसेसर हो गया। तो जो आदमी जो काम अच्छा ढंग से कर सकता, वो करना नहीं शुरू कर, अपग्रेड करते गए। आपको आज भी स्थिति वही है जी। जो अच्छे मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो सर्टिफिकेशन बड़ी चला रहे हैं। आए ना आए कोई जरूरत भी नहीं आना, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास काम है, तो आपके लिए काम करने वाले बहुत हैं। तो वही स्थिति थी। 2006-7 के बाद इसमें चेंजेस आना शुरू हो गया। और क्या उसी समय आपको फिर थोड़ा भ्रम भी टूटने लगा? हाँ, कुछ हुआ लगा। मैंने कोशिश तो करी इसको मेंटेन करने की 2014-15 तक या 16-17 तक कह सकते हैं, लेकिन वो फिर दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। मैंने कई कंपनी शुरू करी, फिर किसी को दे दी कंपनी, फिर नहीं शुरू करी, फिर किसी को दे दी। मुझे लगता है कि मैं कम से कम 7-8 सर्टिफिकेशन बॉडी से एसोसिएटेड रहा हूँ बिगिनिंग से। उसके बाद अब मेरे पास आज की तारीख में एक ही कंपनी है। अब एक और हमने शुरू करी थी इंस्पेक्शन बॉडी के लिए, और एक मेरी पत्नी है डायरेक्टर। मैं चूंकि निकल गया था तो उसको लिया हूँ, भी चली जाएगी। तो एक ही 2 कंपनी है। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अभी चलेगा नहीं, क्योंकि इस काम में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। पैसा तो अपनी जगह पर है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, इज्जत मिलेगी तो पैसा आ जाएगा। तो मैं फिर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन की तरफ चला गया। तो लेबोरेटरी NABL जो NABL जिसे एक्रेडिटेशन बोलते हैं। मैं इस पे आपके पास आऊंगा सिंह साहब, क्योंकि आप एक तरह के स्टाइलवर्ट हैं, एक सीजन आप रहे हुए हैं। क्या रहा, क्यों ये इसका स्टैंडर्ड का वैल्यू गिरता रहा? अगर मैं आपसे पूछूं एक फेयर वे में आप देंगे अगर जब आप तो स्टैंडर्ड्स की बात अगर मैं करूँ ना, 1996 या 97 के जनवरी में हमारी कंपनी को सर्टिफिकेशन लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग IIT दिल्ली में थे। एक सेमिनार था, वैल्यू इंजीनियरिंग के सेमिनार, और प्रोफेसर प्रेमव्रत हुआ करते थे वहाँ के हेड दिल्ली चैप्टर के, जो बाद में जाकर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। उनका हम लोग तो बड़े कॉलर लहरा के गए थे कि मैंने तो बहुत अचीव कर लिया, सर्टिफिकेशन मिल गया था, सब कुछ मिल गया था। प्रोफेसर प्रेमव्रत ने कहा कि ये चलेगा नहीं बिल्कुल इंडिया में।
और ये क्यों डूब जाएगा, हम्म, उसके पीछे उसने 20 कारण गिनाए हम्म, कि ये चलेगा नहीं बिल्कुल। हम्म, और ये वैसी स्थिति होगी जो हमारे आईएसआई मार्क, किसी जमाने में आईएसआई मार्क की वही स्थिति थी, वैसी ही स्थिति है जो आईएसआई मार्क की है स्थिति। हम्म, और मैं इतना निराश हो गया 97 97 में 97 मतलब बात जब बता रहा शुरू हूँ, हो तो रहा था। मैंने कहा देखो ये आदमी पागल है, कौन उसको प्रोफेसर बना दिया। हाँ, बाद में हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो बाहर निकले, मुझे उन्होंने बहुत कंसोल किया कि तुमने एक बड़ा काम किया है। हम्म, लोग खराब काम क्या करें उसका कोई पैमाना नहीं है, हम्म, वी हैव टू डू गुड वर्क। हम्म, भाई स्टैंडर्ड तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो रामचरितमानस है, हम्म, गीता है, हम्म, ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें सब अच्छी बातें लिखी गई हम्म, हैं, उसको तुम अमल में लाओगे अच्छा होगा। हम्म, अगर पढ़ के कोई गलत कर रहा है तो इसमें तुम रोक नहीं सकते इसमें, इसलिए हमें ये ग्रंथ पर रहना है, हमारी सर्टिफिकेशन पर रहना है। तो वो जो स्थिति खराब होनी शुरू हुई ना, उस लोगों ने जो दृष्टा थे उनको 97 96 में ही पता चल गया था कि चलेगा नहीं। हम्म, तब जब तो अभी तो बढ़ना ही शुरू हुआ था, हम्म, जिस समय हमारा हुआ था हम्म, हिंदुस्तान में 600-700 कंपनियां हुई थी जिस समय हुआ था, गाजियाबाद में 12-13 कंपनियां थी उस समय। श्री राम पिस्टन हो गया था, हीरो पुक हो गया था, भाग्योमेट्रिक हुआ था, 5-10-12 कंपनियां और हुई थी। तो ये वो जिसने सोचा था वो 1997 फरवरी में बात बोल दिया था कि ये चलेगा नहीं, ये बिल्कुल बर्बाद के कगार पर है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल करने की कोई चीज नहीं। अब मैं यहाँ रोकूंगा जी आपको क्योंकि मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे आने वाला था। जी आपने बोला उन्होंने कोशिश की लेकिन फेल हो गए। अब अगर एक मॉनिटरिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड है, वो फेल हो गए या? मैं वो नहीं कह सकता, देखिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। हम्म, जब आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करेंगे ना, हम्म, कोई मैंडेटरी चीज तो है नहीं, ठीक ये है, तो वॉलंटरी सर्टिफिकेशन। वॉलेंट्री है, ओके। आप पर आप कंट्रोल आपका कस्टमर रख सकता है और हम्म, कोई कंट्रोल नहीं रहा। हम्म, कस्टमर कहता है कि हमसे आपको अगर काम कराना है तो आपको आईएसओ 9001 हम्म, सर्टिफिकेशन चाहिए। हम्म, ये जो बूम आया था वो हम्म, तब आया जब इंडियन रेलवे ने कहा हम्म, कि अगर आरडीएसओ के अप्रूवल आपको चाहिए हम्म, तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। बिल्कुल। तो बूम आ गया, हम लोगों का भी हम्म, काम चलने लगा, हम्म, रेलवे के जितने वेंडर थे जाने हम्म, लगे। बाद में जब लगा कि डिटोरेशन होने लगा हम्म, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको रेलवे का सप्लायर होना है तो एनएबीसीबी एक्रीडिटेशन होना हम्म, चाहिए। हम्म, अब एनएबीसीबी एक्रीडिटेशन से थोड़ी चीजें कंट्रोल हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे के जो फॉरेन सप्लायर्स थे उन्होंने कहा कि हम एनएबीसीबी एक्रीडिटेशन नहीं लेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं, सामान लेना है तो लो, नहीं लेना। जैसे सीमेंस हो गया, हम्म, उसको क्या मतलब है, हम्म, तो रेलवे ने वो ये कर दिया। फिर अभी साल 2 साल से शुरू हुआ है कि नहीं आपको एनएबीसी एक्रीडिटेशन चाहिए। एनएबीसी एक्रीडिटेशन महंगा है, लेकिन फायदा उसका एक है कि लोगों में एक दहशत है कि इसका एक्रीडिटेशन अगर मैं ऐसे जाके दे आऊंगा तो कभी भी एनएबीसी को लोग वहां जा सकते हैं। तो मैं मानकर चल सकता हूँ कि जो एनएबीसी एक्रीडिटेड बॉडीज हैं काम। बट मेरा आपसे ये प्रश्न था कि क्यूसीआई सर्टिफिकेशन एजेंसीज को भी तो उसको मॉनिटर मैं करना होता मॉनिटर है। बता रहा हूँ आपको, हाँ, वो उनसे एक्रीडिटेड तो है नहीं। हाँ, देखिए आपको पता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, एमएलए जिसको बोलते हैं, हमारे बोलते हैं उसको, वो काम दूसरे को रोक नहीं सकता। तो ऐसे कंपनीज को एंट्री हुई, जिनकी भी एंट्री हुई, जैसे एनजाए, बहुत पैसा उन्होंने तो कमाया। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा इंडियन कि? गवर्नमेंट तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ना। नहीं, वही मैं जानना हाँ चाह रहा हूँ। मैं हाँ, आपसे क्या जानना चाह जी रहा हूँ, ये सारे तो मैं जी समझे, जी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जी होते हैं, कंट्री टू जी। कंट्री, ये भी चलता है। गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं सोचती है कि एक इनके जो लूप होल्स हैं, ये इवेंचुअली तो इंडियन क्वालिटी को ही तो बिल्कुल खराब कर बसर रहे हैं? करता है आपको। मैं एक बात बताऊं, बीच में साल 2 साल पहले हल्ला हुआ था कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट लेकर आ रहा है। हम्म, बहुत कंट्रीज में ये रूल है, जैसे आप इंडोनेशिया में जाएंगे, आप दुबई में जाएंगे, तो अगर आप थर्ड पार्टी एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में काम करना चाहते हैं, दो इट इज एक्रीडिटेड बाय ईआईएससी और सम फॉरेन एबी, हम्म, आपको ईआईएससी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं यहाँ कंपनी खोल रहा हूँ, हम्म, एंड कंपनी हैज बीन एक्रीडिटेड बाय दिस, हम्म, नाउ आई वांट टू ऑपरेट एज ओपन, एन कैब। तो उस केस में क्या है कि आपको फिर उनसे परमिशन लेनी है या ठीक रजिस्ट्रेशन है, लेनी है। हाँ। अब वैसा कोई सिस्टम अभी इंडिया में नहीं है। मुझे हैरानी ये है कि जो इतना अच्छा सिस्टम है, अगर पार्लियामेंट में कोई लाने वाला था तो हम्म, मुझे नहीं लगता किसी को रोकना चाहिए। नहीं नहीं, रोका नहीं होगा किसी को। हम्म, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग को शायद वो कह सकते हो, जब बदबू की आदत हो जाती है ना तो फिर हम्म, खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, वो नहीं वाली लगती स्थिति है। है। क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है इसमें, सब खराब है, हम्म, मतलब सभी ने मिलके खराब किया है। हम्म, कंसल्टेंट्स,
जो काम करना नहीं चाहते, क्लाइंट जो पे करना नहीं चाहते, और सर्टिफिकेशन बड़ी जो इजी बनी चाहती है। मैं महीने में 30 काम करना चाहता हूँ, और मेरी सर्टिफिकेशन बॉडी बहुत छोटी है, फिर भी मेरे पास फुल टाइम ऑडिटर सबसे ज्यादा है, किसी के पास नहीं है। जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन बॉडी है, मैं तो बड़ी वालों ने तो ज्यादा खराब किया मैं माहौल। मैं बड़ी मल्टीनेशनल तो नहीं कह सकते, बड़ी वाली तो नहीं, बट मैं बीच जानता वाली में गिनती के हिसाब से जो बड़ी है उनकी बताऊं। आप किसको बीच कहते हैं, मैं तो उसको बड़ा ही मानता हूँ। जब किसी एक बहुत बड़े यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी ने बोला कि वो सर्टिफिकेशन एजेंसी आई, वो बोली कि बस सिस्टम मैनुअल बना दो, वो भी मैं तुम्हें बनवा दूंगा, ऑपरेशन मैनुअल इनकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, क्लाइंट्स को वैसा कर दिया कि तुम्हें, क्योंकि वो पता था कि फिर ये कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जी, क्लाइंट का इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े सर्टिफिकेशन एजेंसीज की, और हैरानी हुई। मैं आपसे सहमत हूँ। व्यापार जब मार्केटिंग वालों के हाथ में चला जाता है ना, तो वैसे ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ भी मार्केटिंग की टीम है उसको ऐसे ऑर्डर तो मिलेगा नहीं, आपको कुछ चीजें उसको एडिशनल देनी पड़ेंगी। और हम लोग लाख रिस्क असेसमेंट करें, रिस्क टीम पार्सलिटी निकालें, कोई उसको फॉलो करता नहीं है। तो यही दिक्कत है। तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिंह साहब, तो आपने बंद कर दिया ये करना? नहीं, मैंने करना, सर्टिफिकेशन बड़ी चल रही है मेरी, बंद कैसे कर दिया? नहीं नहीं, आपने दूसरा शुरू किया ना फिर। हमने और एडिशनल काम जरूर करते हैं। मेरे पास कैलिब्रेशन लेबोरेटरी छोटी सी है, वो भी नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती कि वहां भी हेरा फेरी है। मैं जो बताना चाहता था, हम लोग सारी जो करते, ये तीनों ने मिलकर खराब किया हुआ, कंसल्टेंट, सर्टिफिकेशन बॉडी और क्लाइंट। क्लाइंट सबसे बड़ा दोषी। अगर ये माइक है 5,000 रुपये की है, मुझे कोई 200 में मिला दे रहा है तो तैयार है, इसका मतलब मुझे समझना चाहिए कि 5,000 का वाला 4,500 में तो मिल जाएगा, 200 में नहीं मिलेगा। ये सारे क्लाइंट को पता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का ये काम है। और हम जैसे, आप जैसे अगर गवर्नमेंट में जाते हैं, क्योंकि मैं क्लाइंट साइड भी देख चुका हूँ, मैं खुद कंसल्टेंट रहा हूँ सर्टिफिकेशन साइड से, ये तो माने जाते हैं कि ये वीक होंगे क्योंकि इनको पैसे बचाने हैं। वो लीडरशिप खत्म हो गई जो 90s में, जैसे मैं हिंडाल्को में था, हम लोग सेलिब्रेट करते थे, उत्सव मनाया करते थे इन चीज़ों का। वो लीडरशिप में मेंटेलिटी नहीं है। तो मॉनिटरिंग अगर क्यों नहीं करना चाहती मैं आपको मुझे लगता है कि जो जहाँ तक याद है, टीवीएस सुंदरम, शायद सुंदरम फैशनर्स, मुझे लगता है कि इंडिया की पहली कंपनी थी जो एक सर्टिफिकेशन रिपायर्ड हुई थी 1992 वगैरह, 92। वो जब देखा कि सब लोग आगे हो गया, सब लोग होने लगा, तो कहे कि नहीं भाई, वो टीपीएम की तरफ चले गए, टीपीएम को चले गए। तो जो 5S आ गया था, QC और बहुत सारी जो जब आप लीडर बनना है तो आपको एक समाज से अहेड रहना है। अब 9001 तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। बिजनेस में गए हैं तो आपको जीएसटी का लाइसेंस चाहिए, वैसे ही टंग गया। बहुत लोग इसको, आपको पता है या नहीं, शायद इंडिया में कम से कम 200 ट्रेडर ऐसे काम कर रहे हैं जिनके पास वेबसाइट पर सब कुछ लिखा हुआ है कि आज पैसा दे, 2 दिन में हमें जीएसटी ला देंगे, 3 दिन में, 1 दिन में ISO सर्टिफिकेट लाएंगे, किसी का 1999 से। वो ट्रेडर ही पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। चलिए, तो हम फिर इस बात को बदल देते हैं सिंह साहब, क्योंकि लंबा चला जाएगा। आपका एक दूसरा पहलू मैंने देखा, आप वैसे अभी NABL एक्रीडिटेशन चला रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। जी, मैं उसका हैंड होल्डिंग कह लीजिए, कंसल्टेंसी। हाँ, तो आप जो है हॉस्पिटल्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम हॉस्पिटल्स को नहीं, हम नॉर्मल टेस्टिंग लेबोरेटरी और एक कैलिब्रेशन लेबोरेटरी करते हैं। हॉस्पिटल के लिए एक स्टैंडर्ड था NABH भी आप करते हैं? NABH हमने किया था, 2-3 प्रोजेक्ट किए थे। वो छोड़ दिया आपने? वो अब काम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है, आपकी कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट को एक टॉपिक मिल जाए तो 10 साल आराम से निकाल देता है, जब तक वो वीडियो नहीं होता। अब NABL 2017 से कर रहा हूँ, 27 हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा कि कोई नई चीज आ जाएगी, आप लोग ESC की बात कर रहे हैं, कोई और चीज नई आ जाएगी, हमारा काम चल जाएगा, फिर 10 साल निकाल दूंगा, उससे ज्यादा तो जिंदगी बचे नहीं है हमारी। तो NABH हमने शुरू किया था, लेकिन क्या था कि उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था, 1.25 साल 1.5 साल लग जाता था, और पैसा उतना नहीं होगा। और 2 लाख रुपया रियलाइज होने में अगर हाँ, 1 साल लग जाता, 1.5 साल लग जाता था। ठीक है, रेगुलर विजिट जरूरत नहीं है, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। मुझे जो दिखा जब मैं आपके साथ काम करता था, कि कभी आप पैसे को उतना डिमांड नहीं करते थे। मुझे याद है कि अरे सिंह साहब मैं दे दूंगा, हाँ अरे चल जाएगा, दे देंगे, ये कर देंगे। एक्चुअली क्या है, ये आपके अंदर कैसे रहा, स्पेशली दिल्ली में? जरूरतें कम हैं, सिर्फ वो नहीं है, इसीलिए दिल्ली में एक्सपीरियंस लोगों का खराब रहा है कि कई बार पैसे मिलते नहीं क्लाइंट से। क्या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? मैं कितने साल से हूँ, 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 3 ही लोग हैं जिन्होंने मेरा पैसा मारा।
अच्छा, सिर्फ 3 तो सिर्फ कुछ नहीं है, फिर नेग्लिजिबल है। अब बताइए, जब मैं 3,000 लोगों से मिला, हम्म, इट्स नॉट इवन 1%, हम्म, 0.1%, तो मैं इसको बाजार में खराब लेट जरूर है। और आपको पता है कि जब इतने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैं 20 जगह खुर्चूंगा तो मुझे 1 लाख रुपये मिल जाएंगे साहब। अपने मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? बिल्कुल समझा पा रहे हैं। और इसलिए बाजार में 2, 4, 10 लाख छोड़ने पड़ते हैं किसी के पास कि भाई चलो पड़ा हुआ है कि यार मुझे जरूरत है, तुम लाख देना, तुम 10,000 रुपये दे दो। तो इतना बुरा कोई नहीं है जो 10,000 रुपये नहीं देगा, इसलिए मैं पैसा तो इसीलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा था हाँ, सर। हाँ, तो ये आपने कहाँ से प्राप्त किया? अपने पेरेंट्स से ऐसा? पेरेंट्स से भी सब संतोषी लोग थे। और एक बात और है, देखिए 2 चीजें हैं, आपको जो अपब्रिंगिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है उसकी। मैं भी टीचर का लड़का हूँ, मेरी पत्नी भी टीचर की लड़की, हमारी जरूरतें कम है, हम लोग बहुत हिसाब से चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब बहुत जरूरत नहीं है, मैं सबको एक बात समझाता हूँ कि 30 साल से मैं एक ही गाड़ी पर चढ़ रहा हूँ। एक ही गाड़ी मतलब 800, अल्टो एलेक्स, अल्टो एलेक्स आई, अब शायद एस्प्रेसो पर चढ़ता हूँ। जबकि मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ, बेहतर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है मैं 14-15 लाख रुपये चढ़ लूँ या चढ़ लूँ, लेकिन मुझे वो 6 लाख 5 लाख से संतोष है, तो मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इसीलिए उसका बाई प्रोडक्ट है कि पैसे के लिए कोई मारामारी नहीं है, मेरा काम चलते रहना चाहिए। और चूंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि देर भली हुई है, मेरा पैसा आज तक 3 ही आदमी रोका है। अब मैं वीडियो कौन देखेगा पता नहीं, से नाम नहीं बताना चाहिए। नहीं, वो मत बताइए। मेरे पैसे आज तक 3 ही मैं समझ गया। तो आपके पास्ट कर्मास अच्छे रहे हैं, तो आपको इस अनुभव से गुजरना नहीं पड़ा, या ये भी कह सकते हैं आपके अंदर वो ऐसी कोई है ही नहीं है प्रॉब्लम, आपने कभी लिया ही नहीं नेगेटिव में। देखिए क्या होता है ना कि जब आप देखिए, हम जब कंसल्टेंसी में जाते हैं, एक रेपो बनती है। एक दिन तो मिला नहीं मैं से, हम एक दूसरे को एक दिन में नहीं जाने, हम कम से कम 20 रात भी साथ एक अगल बगल के कमरे में रहे हैं, या रोज मिलते जुलते रहे हैं। तो जो कंसल्टेंसी के क्लाइंट होते हैं ना, आप जा रहे हैं 30 बार या 20 बार या 10 बार, तो 10 बार में आदमी एक दूसरे को जान जाता है कि भाई वो कैसा आदमी है, कैसा आदमी, एक बार नहीं। वहां आपको धोखा तभी मिलता है जब आपको आदमी को समझने में दिक्कत हुई, या कोई मजबूरी के समय, चलो इसको दिक्कत हम नहीं मांगते हैं, लेकिन जब उसको देने का समय आया तो उतना बेईमान निकला कि नहीं दिया। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मैं समझ गया सिंह साहब। के बाद में पे कर देते हैं। मैं ये समझ गया कि आपके जो पास्ट कर्मास बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं। नहीं तो दिल्ली में बहुत लोग ये भी कहते हैं उनका बहुत मारा गया, क्योंकि उन्होंने मारा होगा कभी, इसलिए। अगले प्रश्न पे आते हैं सिंह साहब। आपको याद होगा हमारी आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? मतलब मुलाकात पहले यहाँ भी हुई थी, बट मनाली की वो याद, हाँ, मनाली की वो जो यादें हैं, और वो जो आपने एक पहलू अपना दिया था एज ए कवि, तो ये कविताओं का शौक आपको कब हुआ? ये कुछ तो विरासत कहिए। मेरे पिताजी विज्ञान शिक्षक थे, अच्छा थे। अच्छा। और स्कूल 1980 में जाके गवर्नमेंट ली थी, उसके पहले उसको हम लोग एडेड स्कूल बोलते थे। तो टीचर्स को, जो साइंस टीचर होते हैं, वो 4 या 5 घंटे रोज के लौट होते थे 7 में से। लेकिन एक कंसेप्ट ये था कि अगर कोई छुट्टी पर होता था तो लेजर क्लास में अरेंज क्लास बोलते थे, आता था कि आज उनके क्लास में चलता, कि कोई क्लास अनअटेंडेड ना रह जाए। तो मेरे पिताजी, एक समय एक मैगजीन आती थी, आपको याद होगा, धर्मयुग आती थी, धर्मयुग, दिनमान जी, एक कादम्बिनी आती थी। हाँ, सरिता भी आती थी। और प्लस हमारे यहाँ स्कूल में ना, एक जब हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, उसमें एक रश्मि रथी कोर्स में आता था। हाँ, रश्मि रथी, हाँ। तो वो मैं अपने पिताजी को देखता था कि जब वो लेजर क्लास में जाते थे तो विज्ञान भूल जाते थे, वो साहित्य में चले जाते थे। अच्छा। और साहित्य में उनकी अभिरुचि थी, और बहुत ढंग से वो किताबें पढ़ना उनका शौक था। जब मुझे लग रहा है सारे लेजर क्लास वही लेते रहे। तो हाँ, तो मौका मिलता होगा उन्हें। मौका मिलता था तो लेकिन उसमें आपको एंगेज करना होता था। जी। तो आप धर्मयुग ले गए, किसी बच्चे से पढ़ाया, उनसे मतलब पूछा, तो मतलब वो रश्मि रथी पढ़ाते थे। तो रश्मि रथी हमारे यहाँ जो पढ़ाते थे दूसरे टीचर थे, उस क्लास में लेके जाते थे, चर्चा करते थे। रश्मि रथी हमारे यहाँ एक टीचर थे, अजीत कुमार सिंह नाम था। जिस फैमिली की बात करता हूँ उसी एक्सटेंडेड फैमिली से थे। लेकिन वो बाद में हमारे यहाँ 2 टर्म एमएलए भी रहे। अच्छा। एक टर्म एमएलए रहे, एक टर्म में मंत्री रहे वो। तो आपको उन्होंने शौक दिया? हाँ, तो नहीं होता कि देखते देखते उस आदमी को कंठाग्र था, समझिए, कंठस्थ था उनका, जो पढ़ाते थे वो। तो आपने कब किया कंठस्थ? कंठस्थ में नहीं किया, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये है कि 2-4 लाइन मुझे याद रहता है। 2-4 से 10 भी है, लेकिन आपने लिखा भी है कि मैं पोएट हूँ, तो डेफिनेटली आपकी पोएट्री में शौक। मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, साहित्य अभिरुचि है मेरी। लेकिन आपको रश्मि रथी तो हम आपसे सुनेंगे, कोई बिहारी कविता आपको याद है? बिहारी कविता कुछ भी नहीं? कैसा फिर आप बिहारी बताइए रहुआ के। बिहार की कविता कौन बिहार? क्या बात है, कोई ना कोई हो ही जरूर। सिंह साहब सुनाओ एक।
कोई तो याद होगा आपको डेफिनेटली, हम मान ही नहीं सकते कि बिहारी कविता कौन है, सब तो बिहारी ही हैं। सब ऐसा तो कुछ नहीं। सब तो बिहारी ही हैं, सारे पोएट। रामधारी सिंधिया भी बिहारी ही हैं। अच्छा बिहारी है, अच्छा मुझे क्या नहीं बात पता। करते हैं। नहीं हमने मैंने यूपी में पढ़ा तो हमें लगा आपको यूपी ये के पता हैं। नहीं कि रामधारी सिंधिया से मिला हूँ। आप बताएं कैसे मिले आप? रामधारी सिंह दिनकर का देहांत हुआ मुझे लगता है कि अप्रैल 1974 में। 13 मार्च 1974 में एक शादी थी मेरी चचेरी चाचा की, और रामधारी सिंह दिनकर उनके समधी थे। मतलब जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसकी भाभी थी उनकी बेटी। तो उन्होंने अपना घर दे दिया दिनकर भवन, तो शादी दिनकर भवन में हुई थी उस घर में। तो चूंकि उनके घर से शादी थी, मंडप और उसी में गड़ा था, तो दूसरे दिन उनके आग्रह पे या निर्देश पे कहा भाई घर के बच्चे हो मिलवा दो एक बार। और वो सिल्क का कुर्ता पहने हुए बैठे थे अपना ड्राइंग रूम में, छोटा ही था आपके, मुझे लगता है कि इतने बड़े में ड्राइंग रूम था, 400-500 रुपये लगे हुए थे। सिल्क का कुर्ता, नाम तो चूंकि उनकी कविताएं हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, स्कूल में था ये पहले स्कूल में था। तो उन्होंने सबसे परिचय लिया, तुम किस क्लास में हो, आप किस क्लास में? मैंने कहा मैं 9वीं में हूँ। क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मैं आपकी कविता ही पढ़ता हूँ। मुस्कुराए, समझ गए कि मेरी खुशामद करना चाहता है। तो हम लोगों के लिए तो लगता था कि जिस आदमी की किताबें टेक्स्ट बुक में चलती हैं वो हमारे लिए भगवान है। कोई डिजिटल टाइम तो था नहीं कि आज कुमार विश्वास को सब कोई जानता है, रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग किताबों से जानते थे। उसके बाद आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री एक बहुत बड़े कवि थे, जिसमें उनका था एक 7 रंगों में रंगा सतरंगा हमारा नाम है करके था। और एक दो कविताएं उन्होंने कुछ समाजवाद टाइप में भी लिखी थी, गरीबों के बारे तो में। आप उनसे प्रेरित थे तो रामधारी हम सिंह से? रामधारी सिंह तो चूंकि किताबें पढ़ते थे, मिले थे, डिस्टेंट रिलेटिव में भी, रिलेशन में भी आ गए थे, तो थोड़ा सा हम लोग उनसे प्रभावित थे। तो दो लाइन, किताबें जब तो 2 लाइन 2 लाइन तो वही सुनाऊंगा सुनाए आप, सुनाए और आज खुल के सुनाए एकदम। हाँ, जब तो मतलब वो मैं लगातार तो नहीं सुना सकता, लेकिन जो हाँ, भी आपको बीच में याद है, हाँ जो भी याद है, तृतीय सर्ग की मैं उनको सुना सकता हूँ उसमें से। प्लीज प्लीज सर। ये तब है जब पांडव लौट के आ गए हैं और वनवास पूरा करके, अज्ञातवास पूरा करके, तब की ये कविता है। और तृतीय सर्ग में उसकी चर्चा की गई है। उसमें है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब सिंह सोता है देखे आगे क्या होता है। क्या होता है? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बताने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सुन उसाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साथ साथ में चला। हरि ने भी सन हुंकार किया, अपना रूप से इकराल किया, इकराल किया। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। वाह वाह वाह। उसके बाद फिर वो अपना रूप दिखाते हैं, फिर वहां से चलते हैं, कर्ण सुखचाया सा उनके हाँ पीछे कर्ण चला वाला, जाता है, यस यस। पीछे चला जाता है। तो उसमें कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू पिता का प्रथम लाल। तो उसी में आगे कर्ण कहता है कि कुंती ने मुझको जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते हैं जिसे असल जीवन जेने आया वह दुर्योधन, वो भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। उसका कहता है ले ली भले यह धार मुझे। उसके पहले लाइन है कि यह बीच नदी की धारा है, सुझता नहीं कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। क्या बात। फिर विदा लेता है, विदा लेते समय कहता है, पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए, वो इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटवे। क्या बात है, क्या बात। फिर लास्ट में कहता, अच्छा चले प्रणाम आरे, हो सिद्ध समर के शीघ्र कारण, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। पहले लड़ाई में सर बांधते थे लोग। ये बीच बीच में और भी याद है, लेकिन मैं उठा के इसलिए जाना चाहता हूँ कि मोनोटोनस ना हो जाए। ये बीच बीच में लाइनें, तृतीय सर्ग सबसे अच्छा सर्ग है उसमें। उसमें एक दो लाइन और है जो मैं सुनाना चाहता था कि जो आज आप कह रहे आर्य,
कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही भये लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी बचाते मन को। उसको कर्ण को भी था कि भाई अगर मैं नहीं मिलता तो फिर कर्ण दुर्योधन तो हमारे नाम हाँ, पर ही सारा तो कुछ वीक किया हाँ। हुआ है। और फिर वो रामधारी सिंह दिनकर का एक खासियत है कि उन्होंने उस चरित्र को उभारा, बहुत बढ़िया से अपने शब्दों में जो आप दे रहे हैं वो उस चरित्र को उभारा उसने। बहुत वैसे खूबसूरत। ये कविता मुझे लगता है कि महाग्रंथ ग्रंथ उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है 1952 में 1952 में। 52 में। उसके बाद फिर वो लोग अपने युवावस्था में ज्यादा रोमांटिक होते हैं। उर्वशी उन्होंने लिखा था 1961 में, जिस पर मुझे लगता है कि 1972 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उसपे। तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इसी पे, उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अब मैं आपको रोकता हूँ जी। सिंह साहब, एक इतना खूबसूरत आपने बताया और ये तो बहुत टाइम लेगा, तो हम इसको इसमें नहीं कवर करेंगे। जी। बट क्या जगह जगह फोरम पे आपको मौका मिलता है तो ये सुनाते हैं आप? मुझे काम मिलता है। मेरे कदरदान एक ही हैं जिनका नाम है श्री आनंद श्रीवास्तव, जो आज मेरे सामने आपने बैठे दो बताए थे मुझे। हैं। कौन? आपकी वाइफ। हवाई भी तो ठीक है, इसमें कोई अब आप संदेह- उनके बारे में थोड़ा बताएं। वो टीचर की बेटी है, ये मुझे हाँ, पता शिक्षक है। की बेटी हैं। उन्होंने एमएससी किया था केमिस्ट्री से, अच्छा। बीएड किया था, और कुछ दिन कुछ वित्त रहित कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया था। हाँ हाँ। और उसके बाद अपने हमको साथ देने के लिए आ गए। और मैं शायद जिंदगी में हमने एक ही साथ अन्याय किया उनके साथ कि उनकी प्रतिभा को हमने उभारा नहीं। वो पढ़ा सकती थी या कुछ कर सकती थी। आपने उभारा नहीं है, रोक दिया? मैंने रोका नहीं, मैंने अच्छा, रोका नहीं, बट उन्होंने कुछ स्वेच्छा उनके से मन कर की दिया। कुछ उनके मन की भी हो। एक तो हिंदी मीडियम आप समझ सकते हैं, हम लोग तो मुश्किल से जबरदस्ती चार अंग्रेजी बोल भी लेते हैं, तो कुछ उनकी भाई पर्सनल चीजें रही होंगी। लेकिन मैंने उभारा नहीं। जब उभारने का टाइम आया, बच्चे बड़े हो गए, तो फिर पॉसिबल नहीं था। और बाकी आपको पता ही है कि चूंकि हम लोगों का बैकग्राउंड एक है, सोच एक ही है, हिसाब से चलने वाले लोग हैं, तो उनका तो साथ है ही, पग पग पर साथ है। और आपको पता ही है कि जब बुढ़ापे के एक लक्षण में एक ये भी है कि आपको अपनी ही पत्नी अच्छी लगने लगती है। जी। मजाक को अर्थ में नहीं, हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। खुद हाँ, दूसरी नहीं, अपनी अच्छी लगने लगती है। और उसको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी है, इतने साल साथ निभाया। तो आप उस जोन में पहुंच गए हैं। तो हम लोग उस जोन में पहुंच गए हैं। और मैं एक और बात मानता हूँ कि जिसका स्पाउस या पत्नी कम डिमांडिंग, उसको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। वो सुखी है सबसे ज्यादा। हाँ, मैंने कहा एक हमेशा मैं तो सुनाता हूँ कि सुना दो ना। हाँ, सुनाइए प्लीज। कब मांगा था उसने ताजमहल बनवाने को। बात समझ गए ना? कब मांगा था उसने ताजमहल बनवाने को, बस एक ही चीज बोला, सुबह उठ के चाय बनाने को। तो वही वाला हाल है। आपके परिवार में और कौन है? परिवार कहाँ से शुरू करें? नहीं, अभी इमीडिएट परिवार में पत्नी की बात कर ली हमने। बेटी बेटी और एक बेटा है शायद। बेटी की शादी 2020 में की थी। बेटे और बेटा की शादी नहीं हुई अभी। बेटी आपको मैं मिठाई लेना चाहता था, मंगवा दूंगा। नाना बना हूँ 3 दिन पहले चाहता। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो। और बेटे भी जॉब कर रहे हैं? अब बेटा हमारे यहीं पे था, बेंगलुरु में चला गया है, बस शादी वादी करके। तो आपका क्या इरादा है? एक तो आप अपनी कंपनी चला रहे हैं NABL, कुछ नया बिजनेस तो नहीं खोलना है? क्योंकि आपने अब बहुत कुछ नहीं, सारा। अब तो बस मैं चाहता हूँ कुछ ट्रेनिंग में ही कुछ खोलूं। आजकल आप ट्रेनिंग में ट्रेनिंग आपको आनंद मिलता है तो कर लेता हूँ मैं ट्रेनिंग। इधर मुझे एक रेलवे का ऑर्डर मिला है, तो उसमें मैं ट्रेनिंग में एंगेज हूँ। और दूसरे के भी मैं ट्रेनिंग में SGS के साथ काम करता हूँ, एक USS कंपनी है उसके साथ। चलिए, वो तो आपका प्रोफेशनल हो गया। हाँ। तो बहुत सारे पहलू हैं, मुझे पता है। सिंह साहब, हमने ISO की लार्जली बातें की और ISO को आपने बताया भी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली और गई। कहाँ खराब हुई। खराब, ये हमने जो एनालिसिस किया। चलते चलते आप ये बताएं, आपका कोई भी मैसेज है यंगस्टर्स के लिए प्रोफेशनली ISO में एंटर करना? देखिए, ISO में अगर इंटर करना है तो नए स्टैंडर्ड्स की तरफ जाएं, नई जगह पे जाएं, घिसे पीटे में ना जाएं। और काम ईमानदारी से करें या फिर बेईमानी से करें। कहाँ आपने बोला ईमानदारी वाले आगे बढ़ते ही नहीं? बात आप समझे दो चीजें के। जी। ईमानदारी में टाइम लगता है जी, बेईमानी में टाइम नहीं लगेगा। और जहां ईमानदार वाला बैठेगा वहां बेईमान वाला बैठ नहीं सकता। आप इस बात को समझें। बट लोग कहते हैं कलयुग में बेईमान ही ज्यादा फले फूलेगा, ईमानदार बैठ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। तो ईमानदारी को देखिए, पैसा तो बहुत बार देखेंगे ना, पैसा बाई प्रोडक्ट है। आप देखेंगे, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं जी।
अब ये नहीं कि जरूरतें इतनी बड़ी बना दें कि हमें बेईमानी करनी पड़े, हमें बेईमानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 24 कैरेट सोना बेचता हूँ। तो आपके हिसाब से होप है आईएसओ क्यों में नहीं भी? होप है? ISO 9000 में शायद होप ना हो, हाँ 914 में ना हो। 14 में ना हो, लेकिन हाँ। अपग्रेडेड स्टैंडर्ड में है 9, 14, 45। एनर्जी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसको है हमें ग्राहक को कंसल्ट क्लाइंट को ये कन्विंस करना है कि तुम गलत जगह मत जाओ, तुम अच्छा काम करो और अच्छे काम के लिए पैसे दो, टांगने के लिए मत जाओ। शेख साहब एक बात बताओ, आप बिहार के हो, आप पोएट भी हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कविता कर लेते हैं, कौन सा आपका फेमस गाना है जो आपको बड़ा पसंद है? एक दो लाइन सुना दें। भोजपुरी में हम लोग सुनेंगे ना चलते चलते, क्योंकि आपके जो बिहारी ऑडियंस है, आपके होंगे बड़े फैन होंगे आपके भी, ऐसा नहीं है आपके सर्किल में, तो एक ठे गाना उनके लिए। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर कौन है आपका इस समय? फेवरेट सिंगर तो कोई नहीं है, हमारे मनोज तिवारी को सुनते थे। हाँ। ये नालायकों में वो अच्छे गाते थे। हाँ। कई गाना सुना देता हूँ, उसने बेरोजगारी पर लिखे थे, मनोज तिवारी जी ने? हाँ। अच्छा, 2 लाइन उसका सुन। आप तो बड़े इज्जत से बोलिए, वो तो कुछ बीजेपी के हैं अब भी। तो सांसद हैं। हाँ सांसद हैं। उन्होंने गाना लिखा था बहुत पहले कि 1980 से करके वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसी दौर में तो लोग थे, बीएचयू में। BHU में थे। हाँ। 80 से 80 से 80 से करके BA बचवा हमार कंपटीशन देता, MA में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। ये गाना उस 19 में आया था कि भाई 7 साल 8 साल तैयारी कर रहे हैं, पहले BHU में या इलाहाबाद, यही तो हुआ करता था ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो 80 से लेके बचवा हमार कंपटीशन देता, MA में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, यही तरीका था। उस बाकी कहानी है कि भाई कोई देखने गया तो लड़का तो गंजा था, बस बाल नहीं था, ये करते। मैंने 2 लाइन हमको तो आपने ये गाना नहीं सुना है, आपने गद्य में कुछ कहना? हाँ, आप गद्य में ज्यादा यकीन करते हैं, पद्य में नहीं। सिंह साहब बड़ा अच्छा लगा आज, क्योंकि एक चीज आप बोले, चर्चा कर रहे थे। जी, जो पहले बात हुई थी, हम लोग चर्चा नहीं किए। जीवन का लक्ष्य हर आदमी के जीवन में क्या होता है, आपका भी होता होगा। मैं किसी से मजाक में कहा था, जीवन का लक्ष्य है अपने जैसे 2-4 लोगों को तैयार कर देना। मेरा जीवन का अच्छा लक्ष्य यही लक्ष्य है कि मैं अगर अपने जैसे 2-4 ऑडिटर, 2-4 इंसान को तैयार कर देता हूँ तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। मैंने भी, मुझे लगता है कि 2-4 लोगों को हमने जरूर तैयार किया हुआ है। जब मैं जॉब में था, वहाँ भी हमारे 2-4 चेले ऐसे होंगे जो मुझे उनको अपना मानस पुत्र कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे से सीखा उन्होंने। और वो हो सकता है आगे भी वो भी करें, अभी करें। ये तो वो भी करता है, 1-2 लोग ऐसे भी जो उन्होंने आगे बहुत लोगों को मदद किया हुआ है। देखिए क्या होता है, सोसाइटी का से कर देते, जैसे हमें अपने रिश्तेदार में हुआ पढ़ते थे, हमारे बहुत लोग आगे पढ़ा जी। हमने कैरियर को बहुत लोग, कम से कम 15-20 लोग ऐसे होंगे जिनको कैरियर को हमने सेव दिया होगा इंजीनियरिंग। और मैं ये बड़ा पसंद करता हूँ, मैंने बिहारीज में ये कल्चर देखा, उनका मानस ऐसा है कि जैसे आपने बोला वो पढ़े और वो दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। मैं जैसे हमने जॉब में यहाँ भी काम शुरू किया, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कोई आया कहा कि कुछ है नहीं, आ जाओ कर, अपनी कमाई तो करोगे ना। मैं भी काम, देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम अभी चल रहा है, मुझे बताना चाहता हूँ आपको। एक तो छोटा सा लैब है हमारे पास, कैलिब्रेशन का, हमारे पास सर्टिफिकेशन बॉडी है, और हमारे पास एक कंसल्टेंसी का विंग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं 180 दिन बाहर रहता हूँ, अपने ऑफिस में नहीं रहता, या 200 दिन अपने ऑफिस में नहीं रहता। कैसे चलता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि कैलिब्रेशन लैब में मेरा कोई पूरे साल में मैं 10 दिन देता हूँ ऑडिट के टाइम पे, या कोई चीज इश्यू हो गया, कोई मैसेज होगा, हमने कहा भाई ये नंबर है, आप इससे बात कर लीजिए। सेम सर्टिफिकेशन में 3-4 ऑडिटर लोग हैं, उनका काम है सर्विलेंस के लिए फॉलोअप करना। कंसल्टेंट लोग जो पुराने हैं, हमारे पास कोई 50 साल से 45 साल से कम, उस सब आपकी उम्र के लोग हैं, क्योंकि उससे हमारी मेंटेलिटी मिलती नहीं जी। तो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि उनको कहाँ बात करना है, ऑडिट कराना है तो कहाँ बात करना है, डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। समझता हूँ। तो मेरा रोल 10 दिन का सर्टिफिकेशन बॉडी में है, बाकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, और बाकी हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं जिसको बेस्ट अपने करता हूँ, छोटे में रहते हुए भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे बगैर चल जाता है। ये हमारी, मैं अपने को अचीवमेंट मानता हूँ कि भाई हमने एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ कि जैसे चला है चलाइए। और मैं जो काम करता हूँ कंसल्टेंसी वाला, कंसल्टेंसी मैंने सर्टिफिकेशन कंसल्टेंसी नहीं करता, मैं एक्रेडिटेशन करता हूँ। समझ गया। 17025, 17022, आपको बताया था, इंस्पेक्शन बॉडी में काफी काम किया हुआ, 7-8 लोगों। तो आप इस समय आपकी कंपनी के नाम क्या है? इनोवेटिव सिस्टम सेट प्राइवेट। इनोवेटिव सिस्टम सेट प्राइवेट। अभी इधर हमने NABC में किया हुआ है,
हाँ। उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा था उसमें, बोले कि आप इधर भी हैं उधर भी हैं, तो तो मैंने आप नहीं बहुत कहा। ही प्रसन्न हैं, मैं अपनी आप जिंदगी से अपने बहुत पसंद हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को जिस ढंग से चलाना चाहते हैं बिल्कुल वो से चल चलता रही है, है, हाँ, बिल्कुल चल ऑटो रही है। पायलट मोड पे भी है, और आप जब जरूरत होती है आप उसको बिल्कुल, बस सपोर्ट करते हैं। सिर्फ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे रुपया और करने आप की। सिर्फ बिहारी नहीं, बाकी लोग के भी नहीं, रखते हैं ऐसा अपनी नहीं, कंपनी हमारे में। यहाँ तो आपको पता ही है, 3-4 हाँ, लोग जरूर हैं, लेकिन हाँ, जो भी हैं काम करते हैं। ये जरूर है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बार हमने कॉलेज से मैं 10 लड़के ले आया था, उनको भी ट्रेन करके हमने जहाँ तहाँ प्लेस कराया। वेरी गुड। जो लोग भी हैं वो रेफरल पे हैं। अपनी बात समझा पा रहे वो हो? मत मैं समझ सकता हूँ, तो वो वो तो रेफरल obviously, पे हैं, किसी न किसी से कहा कि वही रखना वो है। तो जनरली होता भी है जनरल आज। रेफरल से ही है, 10-12 लोग जो भी हैं रेफरल से हैं, और रेफरल वाले हमारे रुकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत खराब लगा तो मैं कहीं नौकरी दिलवा देता हूँ, भाई चलो तुम्हारे बढ़िया जाए करवा तो सिंह साहब, यही मैं शुरू में बोला था कि आप इतने बेहतरीन इंसान हैं, ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है, और मेरे ख्याल से हमारी जो बातें हैं वो अभी और भी लंबी चल सकती हैं। फिर बैठेंगे, कोई फिर दिक्कत कभी नहीं है। बैठकी होगी आगे चल के, तो हम किसी और पहलू पे बात करेंगे सिंह साहब। अच्छा अभी लगा मैं मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपको एक बार आपने कि मुझे बुलाया। मैं तो आप, इतना खुश हूँ कि विश्वास नहीं कर रहे हैं कैसे और आपसे ज्यादा शायद मैं खुश भी हूँ और कृतज्ञ भी हूँ कि आप यहाँ पर आए, अरे क्योंकि आप आईएसओ के जो है पितामह हैं, सर, और पितामह आपकी तो कुछ नहीं। बातें जब ये लोग सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, यंगस्टर सुनेंगे शायद, तो उनको भी एक गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर।